नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण अपडेट के साथ, जहां केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को जान से मारने की धमकी मिली है। सुबह 11:30 बजे नितिन गडकरी को ऑफिस में धमकी भरा फोन आया। वहीं धमकी मिलने के बाद नागपुर पुलिस ने नितिन गडकरी के कार्यालय की सुरक्षा बढ़ाई है। साथ ही पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को जान से मारने की धमकी मिली है और इसी के चलते प्रशासन की तरफ से उनकी सुरक्षा को और ज्यादा पुख्ता कर दिया गया है। पुणे रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जहां अनजान शख्स फोन करके रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी दे रहा है। फोन आने के बाद रेलवे पुलिस ने पुणे पुलिस से स्टेशन पर ट्रेन रुकवाई है। बम का पता लगाने के लिए मौके पर डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाया गया है। बम की खबर मिलते ही स्टेशन पर हड़कंप मच गया है। तो देखिए, बम का पता लगाने के लिए मौके पर डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाया गया है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता फरियल सैयद हमारे साथ जुड़ गए हैं। फरियल, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, बम से उड़ाने की धमकी मिली है, बड़ी ये धमकी है, किस तरीके से प्रशासन अलर्ट है? जी देखिए, आज जो है वो पुणे में पुणे पुलिस स्टेशन को देर रात करीब 3 बजे ये कॉल आया था, जब ये कहा गया था कि पुणे रेलवे स्टेशन पे बम रखा गया है। जिसके तुरंत बाद ये देखा गया था कि एक्सप्रेस वे थी जो स्टेशन पे रुकी हुई थी। तो पुलिस को जैसे ही ये धमकी भरा कॉल आया तो पुणे पुलिस जो है वो तुरंत एक्शन मोड पे आ गई और साथ ही साथ जो एक्सप्रेस रेलवे ट्रेन थी उसे भी जो है वो रेलवे स्टेशन पे रोक दिया गया और तुरंत जो है वो डॉग स्क्वाड को बुलाया गया और साथ ही साथ जो है वो एक्सप्रेस ट्रेन की भी छानबीन की गई और पुलिस स्टेशन की भी जो रेलवे स्टेशन है उसकी भी छानबीन की गई। लेकिन क्योंकि जब भी ये अफरा तफरी ये जब माहौल हुआ तो रेलवे स्टेशन पे जो है वो पूरी तरीके से अफरा तफरी का माहौल बन गया था, क्योंकि पुणे स्टेशन जो है रेलवे स्टेशन वो एक जंक्शन है। तो जो गाँव की ट्रेन वगैरह होती है वो वहां से जाती है और जो बड़े बड़े राज्यों में ट्रेन होकर गुजरती है वो पुणे स्टेशन पे हॉल्ट लेती है। तो ऐसे वक्त में जो है वो बहुत सारे लोग जो है वो स्टेशन पे मौजूद थे। इस दौरान जो है जो तो पूरा देखोगे आप तो जो है वो अफरा तफरी का भी माहौल हो गया। और अगर हम बात करें तो 2 दिन पहले जो है वो मुंबई में ऐसा ही धमकी भरा कॉल जो है वो धीरूभाई अंबानी स्कूल को आया था। और अगर आप इसी सिलसिले में देखोगे तो आज जो है यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जो है उनको भी जो है उनके नागपुर स्थित घर पे अज्ञात लोगों ने कॉल किया था और उन्हें भी जान से मारने की धमकी दी गई है। तो ये जो सिलसिला महाराष्ट्र में थोड़े दिनों से चल रहा है, कुछ दिनों से जो चल रहा है, जो धमकी भरे कॉल आ रहे हैं, चाहे वो अस्पताल को उड़ाने की धमकी हो, स्कूल को उड़ाने की धमकी हो, साथ ही साथ जैसे कल पुणे रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी हो और आज जो है वो यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी को जान से मारने की धमकी हो। ऐसे में जो है वो महाराष्ट्र पुलिस काफी ज्यादा जो है वो सतर्क नजर आ रही है और जितने भी रेलवे स्टेशन है, ना ही सिर्फ पुणे बल्कि जितने भी रेलवे स्टेशन है उनके ऊपर जो है वो सिक्योरिटी है वो जो है बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ जो है मिलिट्री को भी कहीं ना कहीं जो है कई रेलवे स्टेशन पे तैनात किया गया है और यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी उनकी भी जो है प्रोटेक्शन जो है वो बढ़ाई गई है और उनके जो बंगलों के बाहर जो है वहां पर भी जो है पुलिस बल का जो है तादाद जो है वो ज्यादा बढ़ा दिया गया है। बिल्कुल फरियल, देखिए, क्या इस एंगल से भी जांच की जा रही है कि ये जो धमकी भरे फोन कॉल्स आ रहे हैं अलग अलग जगहों के लिए, क्या वो सेम नंबर से आ रहे हैं या फिर डिफरेंट हैं? वो किस तरीके से जांच कर रही हैं टीम्स? देखिए, अगर हम बात करेंगे जो धीरूभाई अंबानी स्कूल को धमकी आई थी वो अज्ञात इंसान ने दी थी और बाद में वो इंसान जो है वो गोवा से पकड़ा गया था और उसने ये कहा था कि क्योंकि वो थोड़ा मेंटली स्ट्रेस में था तो उसने ये धमकी दे दी। और आज अगर हम पुणे की अगर हम बात करें तो इसके ऊपर जांच चल रही है। अभी तक जो इंसान ने कॉल किया था उसके बारे में पुलिस ने मतलब नॉर्मली कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके अभी तक जानकारी नहीं दी है, क्योंकि इसके ऊपर जांच चल रही है। अगर हम नितिन गडकरी यूनियन मिनिस्टर जो है उनको जो धमकी आई है उनकी बात करें तो उसके ऊपर भी, क्योंकि ये जो धमकी है वो आज सुबह में उन्हें दी गई है और उनके सिलसिले में उनके मैटर में जो है वो अज्ञात व्यक्ति ने उनसे 1,000 करोड़ रुपए की मांग भी की है और उन्हें ये कहा है कि ये जो धमकी है वो दाऊद इब्राहिम की तरफ से दी जा रही है और अगर ये जो 1,000 करोड़ रुपए अगर वो उन्हें नहीं देते हैं तो उनको जान से मार दिया जाएगा। तो अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं हर एंगल में जो है वो दाऊद इब्राहिम का नाम सामने आ रहा है। तो इसी सिलसिले में जो है महाराष्ट्र पुलिस बहुत ज्यादा सतर्क हो गई है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार महाराष्ट्र में क्या चल रहा है कि बार बार जो है धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं और क्या ये जो मूल रूप से है, क्या वो सच में दाऊद इब्राहिम के लोग जो है वो जानबूझकर परेशान करने के लिए महाराष्ट्र में ये माहौल बना रहे हैं, डर का माहौल, या सच में उनकी कोई प्लानिंग है। तो ये जो चीज जो धमकी दी जा रही है उनको हल्के में भी नहीं लिया जा रहा है। प्रोटेक्शन जो पुलिस प्रोटेक्शन है वो इंक्रीज किए गए हैं
और साथ ही साथ पुलिस जो है वो जांच में जुट गई है। ठीक है फरियल, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संतोख सिंह चौधरी के निधन पर ट्वीट कर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लिखा गया है कि सांसद श्री संतोख सिंह चौधरी जी के निधन से बहुत दुख हुआ। उन्हें पंजाब के लोगों की सेवा करने के उनके प्रयासों के लिए याद किया जाएगा। उनके परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदनाएं। तो कांग्रेस सांसद के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर शोक व्यक्त किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने मकर संक्रांति के त्योहार को धूमधाम से अपने परिवार के साथ मनाया है। अपने लोकसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने मकर संक्रांति का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया है। इस दौरान पतंग उड़ाते भी गृहमंत्री नजर आए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देहरादून दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने देहरादून में सेना के वेटरन डे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शौर्य स्थल का लोकार्पण कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। साथ ही सेना के वेटरन डे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोल ऑफ स्टील अप्लायंस चैलेंज का भी उद्घाटन किया है। तो वहीं इस दौरान सीएम धामी भी उनके साथ मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में सेना का अहम योगदान रहा है। बता दें कि फील्ड मार्शल करियप्पा के सेवानिवृत्त होने के दिन को याद रखने के लिए आज के दिन को वेटरन डे के तौर पर घोषित किया गया है। आज से 7 वर्ष पहले सरकार ने आर्म फोर्सेज वेटरन्स और उनके परिजनों के सम्मान में यह कार्यक्रम आयोजित करने का एक महत्वपूर्ण फैसला किया है। मेरा खुद का पूरा प्रयास रहता है कि मैं इन इवेंट्स में जरूर पहुंचूं और लोगों के साथ में सीधा संवाद स्थापित करूं। और जब से मैंने रक्षा मंत्री के रूप में दायित्व संभाला है, मैं लोगों के बीच जाता हूं और अपने सम्मानित वेटरन्स के साथ में सीधा संवाद भी स्थापित करता हूं। पिछली बार अन्य किसी स्थान पुणे संभवतः में गया था और पहली बार जो वेटरन्स के बीच में गया था वो जयपुर में गया था। मैं हमेशा की तरह आपके बीच में हूं और आगे भी मेरा यह प्रयास रहेगा कि कुछ भी हो पर हमारे वेटरन्स को लेकर कोई आयोजन होता है तो मैं उस कार्यक्रम में निश्चित रूप से शिरकत करूं। आज से 7 बिहार को दहलाने की साजिश नाकाम। वैशाली में पुलिस ने छापेमारी करते हुए 8 जिंदा बम बरामद किए हैं। मौके से एक नाबालिग को गिरफ्तार किया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई है। बिहार को दहलाने की साजिश थी जो कि नाकाम कर दी गई है, जहां वैशाली में पुलिस ने छापेमारी करते हुए 8 जिंदा बम बरामद किए हैं। मौके से एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई है। सभी 8 बम डिफ्यूज किए गए हैं। तो देखिए, जिंदा बम बरामद हुए हैं। सभी 8 बम को डिफ्यूज कर दिया गया है फिलहाल। तो बड़ी साजिश रची जा रही थी बिहार को दहलाने की, लेकिन इस साजिश को नाकाम कर दिया गया है। ये नापाक जो मंसूबे थे उन्हें सफल नहीं होने दिया गया है। कहीं ना कहीं कर्मचारियों की, पुलिस कर्मचारियों की सूझबूझ से ये मुमकिन हो पाया है। हाँ, कल नगर थाना क्षेत्र में चौधरी मुबारक गली है, वहाँ से 8 जिंदा बम बरामद किया गया है। उसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है और हम लोग जानना चाह रहे हैं कि क्या किस मंशा से बरामद बम बनाया गया है और उसकी क्या मंशा थी। हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। अनुसंधान के बाद ही सारे तथ्य उजागर होंगे। उसके पिताजी का कहना है कि सूचना उसने नहीं दी थी उसके घर में बम है। ऐसी कोई बात नहीं है। सूचना कोई नहीं दिया। सूचना गुप्त रूप से प्राप्त हुई थी हम लोगों की और हम लोगों ने बरामद किया है। हाँ, कल हमारे वरिष्ठ संवाददाता मनोज कुमार हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। मनोज, क्या जानकारी? देखिए, 8 बम बरामद होना बड़ी बात है। क्या ये पूरी साजिश थी? कुछ पता लग पाया है अधिकारियों को? देखिए, इस मामले में अब तक कोई अधिकारी, आला अधिकारी अब तक कुछ बोले नहीं है। और जहां तक ये बात था तो ये हाजीपुर वैशाली जिले में पड़ता है और वहां के जो था पुलिस जो है साजिद के नामक, वहां पे 8 जिंदा बम को बरामद किया। इस संबंध में मिली जानकारी जैसे वहां से थाना द्वारा दिया गया था
कि गुप्त सूचना इन लोगों को मिला था कि यहाँ पे कुछ अपराधी तत्व के लोग हैं और वहाँ पे जब छापामारी की गई तो वहाँ पे 8 जिंदा बम बरामद किए गए और एक नाबालिग को गिरफ्तार भी किया गया है। हालांकि देखिए इस मामले में था कि 26 जनवरी को कहीं ना कहीं किसी तरह का अपराध को अंजाम दिया जाता और इस चीज को लेकर जो अपराधी थे काफी अपना मन बना चुके थे कि पटना को दहला दिया जाएगा। लेकिन पहले से ही जो बिहार पुलिस की जो छापामारी की गई और बिहार पुलिस की एक्टिविटी देखी गई इस मामले में कि कम से कम जो 26 जनवरी अभी सर पे है और जिस प्रकार 26 जनवरी को लेकर तैयारी चल रही थी और नाकाम आज देखिए कुछ दिन पहले भी नीतीश कुमार जी का भी प्रोग्राम वहाँ हुआ है, सीएम दौरे पर चल रहे हैं, तो बहुत सी बातें सामने आ रही है और ये अनुमान ही लगाया जा रहा था कि 26 जनवरी को लेकर ही ये सारा घटनाओं को अंजाम देने के फिराक में थे अपराधी। लेकिन बिहार पुलिस की सफलता मानी जाएगी इस मामले में और बिहार पुलिस के गुप्त सूचना के आधार पर ये 8 जिंदा बम को हाजीपुर में पकड़ा गया है। बिल्कुल। और लेकिन फिलहाल इसके चलते अब प्रशासन किस तरीके से सतर्क हो गया है ताकि आगे इस तरीके की कोई भी हरकत ना दोहराई जाए? देखिए 26 जनवरी को लेकर अभी सारे जिले में प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है। जो डीजीपी नए आए हैं तो उनके तौर तरीका काम करने का कुछ अलग अंदाज में है और इस तरह का 8 बम को मिलना तो जाहिर सी चीज है कि वहाँ पे उस जिले के जो प्रशासनिक आला अधिकारी हैं, एसपी से लेकर एएसपी, डीआईजी वगैरह जो उस रेंज के हैं, सारे लोग अब एक्टिव हो चुके हैं। सारे थाने को सूचना दी गई है अलर्ट रहने के लिए। और वहीं पे यदि बात किया जाए वैशाली की तो वैशाली में लगातार इस तरह का जो मामलाएं आ रही है तो अब उसमें पूरा प्रशासन एक्टिव दिख रहा है। हर चौक चौराहे से लेकर हर अपराधियों की पुष्टि की जा रही है, चिन्हित की जा रही है। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज आपका तमाम जानकारी के लिए। बिहार से खबर, जहां बिहार के सुपौल स्थित छातापुर में स्वच्छ बिहार अभियान फेज 2 के तहत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई का शुभारंभ किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद वीडियो रितेश कुमार सिंह ने कहा कि प्लास्टिक कचरा प्रबंधन एवं प्रसंस्करण को विस्तार रूप दिया जाएगा जिससे रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। वहीं प्रमुख प्रतिनिधि अजय कुमार सरदार ने कहा है कि यह योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसका लाभ लोगों को मिलेगा। वहीं प्रमुख प्रतिनिधि अजय कुमार सरदार ने कहा है कि यह योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसका लाभ लोगों को मिलेगा। गया है हर पंचायत में जो कचरा प्रबंधन इकाई बन रही है या उसके बाहर भी जो कबाड़ी वाले हैं वो इस संयंत्र से जुड़ेंगे और प्लास्टिक को यहाँ पर प्रोसेस किया जाएगा और जीविका दीदी के माध्यम से उसको बेचा जाएगा। प्लास्टिक स्वच्छ बिहार अभियान योजना फेज 2 के तहत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई छातापुर का आज सुपौल डीडीसी प्रतिनिधि के द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया। इसके शुरू होने से जहां तहां गंदगी नहीं रहेगा और आसपास स्वच्छ रहेगा। बिहार के किशनगंज में एसडीएम ने नवनिर्वाचित नगर परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्षदों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। किशनगंज के जिला मुख्यालय स्थित नगर परिषद सभागार में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। शहर को क्लीन और ग्रीन बनाने के लिए हर व्यक्ति, शहर का हर नागरिक खुद को पार्षद, खुद को चेयरमैन बन करके सपोर्ट करिए। शहर क्लीन बनेगा, ग्रीन बनेगा और सीमांचल के पैमाने पर पिछड़ा किशनगंज का नाम अव्वल होगा आने वाले 5 सालों के बीच, यह मैं उम्मीद करता हूँ। इंसाफ मिलना चाहिए किशनगंज के नगर परिषद से लोगों को, वह इंसाफ मिलेगा। से सभी पार्षद ने सम्मिलित शपथ प्राप्त की और उप पार्षद शपथ लिया गया। सभी को पत्र दिया गया था, शपथ पत्र दिया गया था। सबों ने अच्छे से शपथ लिया है, सबों के द्वारा शपथ पत्र पढ़ा। पार्षद छोड़ने से बिहार के जाने माने विजन क्लासेस के डायरेक्टर कन्हैया सिंह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के खास माने जाते हैं। जब तक नीतीश कुमार के साथ आरसीपी सिंह रहे, जब तक कन्हैया सिंह बिहार प्रदेश के शिक्षा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष थे, लेकिन फिर आरसीपी सिंह के साथ साथ इन्होंने भी जेडीयू से इस्तीफा दे दिया। अब कन्हैया सिंह आरसीपी सिंह के साथ बिहार दौरे पर नजर आ रहे हैं। इस बीच भोजपुर में कन्हैया सिंह की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। कहा जाता है कि कन्हैया सिंह जहां भी जाते हैं वहां पर युवाओं, बुजुर्ग एवं बुद्धिजीवियों का हुजूम इनके साथ देखने को मिलता है। कन्हैया सिंह की लोकप्रियता भोजपुर में इस कदर बढ़ती दिख रही है कि मानो भोजपुर की जनता ने भावी सांसद के तौर पर दिख रही हो। लोगों का मानना है कि कन्हैया सिंह भोजपुर के सांसद के तौर पर आने वाले समय में रहेंगे।
अब खबर बिहार के कटिहार से है, जहां पर मधुरा पंचायत के लोग आजादी के इतने सालों बाद भी विकास के अभाव में जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। हालात ये हैं कि गांव में सड़क तक नहीं है, जिसके कारण जिला मुख्यालय पहुंचने के लिए आज भी लोगों का कुनाव का सहारा लेना पड़ता है। लोगों की माने तो वे पिछले कई सालों से नदी पर सड़क पुल की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगों पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। लिहाजा सरकार और प्रशासन की इस अनदेखी से नाराज ग्रामीणों ने अब प्रदर्शन के लिए वो मजबूर हो गए हैं। ग्रामीणों का साफ कहना है कि जब तक नदी पर पुल नहीं बनेगा वे चुनाव में वोट नहीं डालेंगे। एक ब्रिज से दूसरे ब्रिज की दूरी एक नदी पे 5 किलोमीटर मानक माना गया है और हम लोग ललियाही के पास में प्रधानमंत्री की योजना से उसमें ब्रिज बनवाए हैं। पीछे 3 साल पहले उसका हम लोग शिलान्यास किए थे, जो कार्य अब लगभग पूर्ण हो गया है। और इस पे जहाँ तक मदुरा घाट की बात है, वो उस दायरा में नहीं आता है। उसके बाद भी हम लोग प्रयास करेंगे अन्य योजनाओं में, नाबार्ड हो चाहे अन्य योजनाओं में, उसको हम लोग स्वीकृत करावें। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन ये भी बने। जम्मू कश्मीर से अब खबर, जहां माता वैष्णो देवी जी के दरबार में हुई ताजा हिमपात। जहां बर्फबारी के कारण श्रद्धालुओं में उत्साह। माता वैष्णो देवी भवन और भैरव घाटी में बर्फबारी के बावजूद श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़त। तो बर्फबारी है, बावजूद इसके माता वैष्णो देवी के दरबार में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और लोगों की श्रद्धा और उनकी आस्था साफ देखने को मिल रही है। जहां हिमपात में भी लोग माता वैष्णो देवी जी के दरबार में पहुंच रहे हैं। तो माता वैष्णो देवी जी के दरबार में ताजा हिमपात हुआ है, बावजूद इसके श्रद्धालुओं की संख्या कम नहीं हो रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। झारखंड के रामगढ़ में 11 जनवरी से 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इस बीच आज रामगढ़ में परिवहन विभाग की ओर से जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक किया गया और ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की गई है। साथ ही बिना हेलमेट या सीट बेल्ट लगाए गाड़ी चलाने वालों को हेलमेट पहनने और सीट बेल्ट लगाने की नसीहत दी गई। बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह को ईडी ने 100 करोड़ के घोटाले मामले को लेकर समन भेजा है। खबरों की माने तो इकबाल सिंह कोविड सेंटर का कॉन्ट्रैक्ट किसी बेनामी कंपनी को दिया था, जिसमें 100 करोड़ के घोटाले का मामला सामने आया था, जिसे लेकर अब ईडी ने पूछताछ के लिए उन्हें समन भेजा है। बता दें कि बीजेपी नेता किरीट सौम्या ने कोविड महामारी के दौरान मेडिकल उपकरण खरीदने को लेकर घोटाले का आरोप लगाया था। शिवसेना में बगावत के बाद से आदित्य ठाकरे, एकनाथ शिंदे और उनके गुट पर हमलावर हैं। एक पत्रकार परिषद कर आदित्य ठाकरे ने शिंदे फडणवीस सरकार पर 6000 करोड़ रुपए बीएमसी से लूटने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा है कि यह सब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के इशारे पर हो रहा है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री ने खुद को बेच दिया है, लेकिन वे मेरी मुंबई को ना बेचे। ये अगर आप देखें तो सबसे पहली बात यही होती है कि मुंबई में फेयर सीजन जो होता है रास्तों के काम करने का, वो 31 अक्टूबर से 1 मई तक होता है। लेकिन अभी जो हो रहा है काम, शायद 1 फरवरी से काम शुरू हो सकता है। 400 किलोमीटर के लगभग इन्होंने टेंडर्स निकाले हैं, 6000 करोड़ के टेंडर्स निकाले। ये टेंडर्स अगर आप देखें तो इसमें 2-3 चीजें अहम से प्रखर से आपको दिखाई देगी। पहले चीज यही है कि कोई भी लोक प्रतिनिधि न होते हुए प्रशासक इतने बड़े टेंडर्स इशू कर सकते हैं। कि पहली बार ऐसे हुआ है कि ये बिड्स को रिवाइज, एस्टिमेट प्राइस को रिवाइज करके 20% से हाइक किया, यानी 48% की हाइक, और जीएसटी पहली बार अलग उसमें चार्ज किया है। तो ये किकबैक्स के लिए है, ये प्रॉफिट के लिए है, लेकिन मुंबई का पैसा है। अगर ये किकबैक्स के लिए हो या प्रॉफिट के लिए हो तो मुझे नहीं लगता ये मुनासिब है ये करना। ये बात ऐसी चल नहीं सकती मुंबई में, ये घोटाला है सरेआम। और आगे जाके अगर देखें तो 5 कंपनियों को 5 पैकेट के बराबर टेंडर लगे हैं, और जैसे बिडिंग हुआ है कहीं ना कहीं रिंग बन रही है क्या, ये मेरा सवाल है। आरोप नहीं है लेकिन सवाल है। पुणे में एक पूरी फैमिली की मौत रहस्य बन गई है। दंपति और उनके 2 बच्चे अपने घर में मृत पाए गए। पुलिस इसे सुसाइड का मामला मानकर जांच कर रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह पता चला है कि परिवार कुछ आर्थिक नुकसान को झेल रहा था, इस कारण संभवतः उन्होंने ये कदम उठाया है।
फरीदाबाद से अब खबर, जहां फरीदाबाद में रईस जादव के सायरन बजाकर हुड़दंग करने वालों का वीडियो सामने आया है। हुड़दंग करने वाले सभी स्कूली छात्र छात्रा बताए जा रहे हैं। लगातार हो रही हुड़दंगी के बावजूद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। फरीदाबाद से अगली खबर, जहां फरीदाबाद में राजीव कॉलोनी स्थित एक मकान में तेंदुआ घुस गया, जिसकी वजह से लोगों में हड़कंप मच गया। तेंदुए को एक दुकान के अंदर बंद किया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन ने वन विभाग को भी सूचित किया है, जिसके बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ा। एक खाली प्लाट था जिसमें पशु का बाड़ा बना हुआ था, गाय का, और एक तरफ तूड़े का बाड़ा था। तो ये तूड़े वाले में आके बैठ गया चुपके से। इसने कोई इंसिडेंट नहीं किया। जब हमारे को सूचना मिली तो हमने वाइल्ड लाइफ वालों को बुलाया और रेस्क्यू टीम को गुड़गांव से बुलाया, जिन्होंने काफ़ी कोशिश करी, लेकिन ये हमारे वहाँ पे काबू नहीं आया। वहाँ से छलांग मार के भाग गया और कई गलियों में इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागता रहा, लेकिन बाद में एक घर में घुस गया। वहाँ पे हमने इसको जाल वगैरह लगा के सभी की मदद से, पुलिस की मदद काफ़ी और वाइल्ड लाइफ वालों की, उन्होंने वहाँ पे हमने इसको काबू किया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।